हरे कृष्णा। इस वीडियो में हम आइटम कोड के जो टाइप्स हैं और आइटम कोड क्रिएट करते टाइम किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा ब्रीफ डिस्कशन हम करेंगे। पूरे ERP वाइड अगर हमें कोई भी ट्रांजेक्शन करना होता है, जैसे कि परचेस ऑर्डर बनाना होता है, मटेरियल रिक्वेस्ट जनरेट करनी होती है, या परचेस इनवॉइस, सेल्स इनवॉइस, या हम बोल सकते हैं परचेस रिसीट, जिसको GRN भी बोलते हैं। ये जो सारे जो भी ट्रांजेक्शन्स हैं, इन सभी ट्रांजेक्शन्स का जो बेसिस है, मतलब जिसके ऊपर वो काम करते हैं सारे ट्रांजेक्शन्स, वो है आइटम कोड। कहने का मतलब अगर हम परचेस ऑर्डर बना रहे हैं तो कुछ आइटम्स का ही परचेस ऑर्डर बनेगा, तो वो आइटम जो है वो पहले हमारे पास में एग्जिस्ट करना जरूरी है, इसके पहले कि हम कोई MRN या PO या कुछ भी बनाएं। सबसे पहली स्टेप जो कि अगर हमें कोई भी ट्रांजेक्शन अगर बिगिन करना है ERP के अंदर, सबसे पहली स्टेप है वो है आइटम क्रिएट करवाना। और आइटम क्रिएट करवाने के लिए हमारे पास फैसिलिटी है जहाँ पे एक डिवोटी इज टेकिंग केयर ऑफ दिस, एंड आप उनको रिक्वेस्ट भेज सकते हैं ERP के अंदर ही आइटम क्रिएशन रिक्वेस्ट के तरीके से। उसके बारे में हम बात करेंगे थोड़ी देर में। जो आइटम होते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि वो सारे ट्रांजेक्शन्स का वो आधार है, उसी के आधार पर सारे ट्रांजेक्शन्स बाद में हम क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि हम आपको लेके चलते हैं किसी एक आइटम, आप आइटम जब खोलेंगे तो आइटम लिस्ट आपको दिखेगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको सारे आइटम कोड्स यहाँ पे दिखेंगे। अभी मैं उस पर नहीं जाऊँगा कि इसको हम कैसे सर्च करते हैं, फिल्टर करते हैं, क्योंकि वो इस ERP के UI का पार्ट है, जो कि एक दूसरे वीडियो में ऑलरेडी अवेलेबल है। तो हम किसी एक आइटम पे जाते हैं। सपोज ये एक आइटम है प्रिंटर कार्ट्रेज। ये जो आइटम है इसके बारे में बेसिक चीजें मैं बताना चाहूंगा। इस आइटम का नाम है प्रिंटर कार्ट्रेज आइटम ग्रुप। बहुत सारे आइटम ग्रुप्स हैं, उनमें से हमने इस आइटम ग्रुप में इसको अलोकेट कर रखा है। आइटम ग्रुप का क्या फायदा होता है, हम क्यों किसी एक आइटम को एक पर्टिकुलर आइटम ग्रुप में डालना चाहते हैं, इसका रीजन ये है कि जो आइटम ग्रुप है उसके आधार पर हम कई बार एनालिसिस करने में हमारे लिए आसानी रहती है। सपोज मुझे पूछा गया कि पिछले महीने हमने IT एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के कितने परचेस ऑर्डर बनाए टोटल, या कितने हमने आइटम्स हमने खरीदे हैं, मतलब कितने आइटम्स की इनवॉइसिंग हुई है। हम आइटम ग्रुप का फिल्टर लगा के इमीडिएटली हम उस चीज को हम बता सकते हैं। तो आइटम ग्रुप का केवल उतनी ही हेल्प है कि हम उसके आधार पर अगर कोई एनालिसिस करना चाहें तो हमारे लिए वो आसान है। उसके बाद में HSN कोड, तो ये जितने भी जो लीगल ट्रांजेक्शन्स होते हैं, जब हम कस्टमर को सेल्स इनवॉइस जब देते हैं तो उसके अंदर HSN कोड मैंडेटरी है एज पर लॉज ऑफ गवर्नमेंट। तो उसके लिए हमें यहाँ पे HSN सेट करना होता है, और उसी HSN के आधार पर वो उनका जो रिसीट जनरेट होगा जब सेल करते टाइम, तो उसके ऊपर वो प्रिंट होकर आ जाएगा। उसके बाद में डिफॉल्ट यूनिट ऑफ मेजर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार जो आपने यूनिट ऑफ मेजर डिसाइड कर दिया आइटम कोड बनाते टाइम, बाद में उस यूनिट ऑफ मेजर को आप चेंज नहीं कर सकते। सपोज मैंने इसको किलोग्राम में सेट कर दिया बनाते टाइम, और मैंने कुछ ट्रांजेक्शन्स भी कर ली है मटेरियल रिक्वेस्ट या परचेस ऑर्डर के, तो एक बार जब ट्रांजेक्शन हो चुके हैं उसके बाद में फिर आप इस डिफॉल्ट यूनिट ऑफ मेजर को चेंज नहीं कर सकते। इसलिए हमें बहुत ही केयरफुल रहना है बिगिनिंग में ही जब हम बना रहे हैं तो उस टाइम पे कि हम सही यूनिट ऑफ मेजरमेंट यहाँ पे पिक करें। और अगर हमसे गलती हो गई है और अब हम कुछ नहीं कर सकते, चेंज तो हम कर ही नहीं सकते, तो हमारे पास केवल एक ही ऑप्शन रह जाता है, वो है इस आइटम कोड को हमें फाइनली डिसेबल करना पड़ेगा और एक नया आइटम कोड बनाना पड़ेगा दूसरे यूनिट ऑफ मेजरमेंट के साथ में, एंड उसको हम यूज करेंगे। फिर ध्यान रखिएगा कि जब भी आप डिसेबल्ड कर देते हैं किसी आइटम कोड को, तो उस आइटम कोड, वो आइटम कोड जहां पर भी जिस ट्रांजेक्शन में आ रहा है, वो ट्रांजेक्शन फिर आपका रुक जाएगा, मतलब वो ट्रांजेक्शन फिर आपका आगे नहीं बढ़ पाएगा। जैसे कि आपने अगर परचेस ऑर्डर बनाया हुआ है किसी आइटम को यूज करके, और बाद में आपने उस आइटम कोड को डिसेबल कर दिया, तो वो परचेस ऑर्डर जो है उसको आप बाद में सबमिट और बाद में उसके ऊपर और चीजें आप नहीं कर पाएंगे। आइटम डिसेबल करने का जो चीज है वो इस चीज को ध्यान में रखते हुए करना है कि इसके रिलेटेड जो भी परचेस ऑर्डर वगैरह जो भी चीजें हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं, और उनके कंप्लीट होने के बाद में ही हम डिसेबल करें। ये डिसेबल का हम यहाँ से कर सकते हैं।
उसके अलावा अब हम बात करते हैं आइटम का जो टाइप्स हैं, जो कि यहाँ पर जब मैं आपको बताऊं तो एक आइटम होता है स्टॉक तरीके का, एक नॉन स्टॉक एंड एक एसेट का। स्टॉक आइटम वो आइटम्स हैं जिनको अब लिटरली हमारे स्टोर में रखेंगे और सबसे पहले वो स्टोर में आएंगे और उसके बाद में वो स्टोर से इश्यू होंगे और उनकी क्वांटिटी हम कभी भी किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में लाइव हम क्वांटिटी देख सकते हैं कि स्टोर के अंदर प्रिंटर कैटरेज कितना रखा हुआ है, अगर वो स्टॉक आइटम है तो। अगर वो स्टॉक आइटम नहीं है तो हम ये नहीं बता सकते कि उसका कितना स्टॉक हमारे पास रखा हुआ है। सो जनरली स्टॉक और नॉन स्टॉक में हम कैसे डिसाइड करें कि कौन से आइटम को स्टॉक रखें, कौन से को नॉन स्टॉक रखें। कुछ चीजें तो हमें बहुत ही क्लियरली दिख जाएंगी, जैसे कि हमने सपोज कोई काम करवाया है, कोई क्लीनिंग, हमने कुछ टास्क किसी को दिया है और उस क्लीनिंग का हम आइटम कोड बनाना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली जो क्लीनिंग जो है वो स्टॉक नहीं हो सकता। ऐसे ही हमने कुछ रिपेयरिंग का वर्क करवाया है, कार रिपेयरिंग सपोज, सो कार रिपेयरिंग भी कोई स्टॉक का आइटम नहीं हो सकता, प्योरली ये विजिबल है हमें कि ये नॉन स्टॉक है। लेकिन कुछ आइटम जो एक्चुअली में तो स्टॉक हो भी सकते हैं, नॉन स्टॉक दोनों हो सकते हैं, लेकिन फिर भी हम उसको नॉन स्टॉक रखते हैं। उसका रीजन ये है कि हम एक्चुअली में उसको स्टोर में रखते ही नहीं है, हम उसको लाते हैं और डायरेक्टली उसको कंज्यूम करते हैं। जैसे कि मैंने कुछ सब्जियां खरीदी या फ्रूट्स खरीदे, तो एक्चुअली में मैं उनको स्टोर में रख ही नहीं रहा, उनको लाया और तुरंत मैंने उसको कंज्यूम कर लिया। कंज्यूम मतलब डायरेक्ट मैंने किचन में दे दिया। अब वो किचन कभी भी कंज्यूम करे, बट एनीवे मेरी तरफ से तो स्टोर की तरफ से हम लोग उसका स्टॉक मेंटेन नहीं करना चाहते। हम लोग ये नहीं देखना चाहते कि किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम में कितनी टमाटर बचे हुए हैं, कितने ऐसा, क्योंकि हम वो अभी हमारे लिए नेसेसरी नहीं है। ये मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से डिसाइड होगा कि कौन से आइटम को हम बिल्कुल ज़्यादा स्क्रूटनी के साथ में उसका स्टॉक मैनेज, उस पर कंट्रोल रखना चाहते हैं, उस पर पूरा ऑब्जर्वेशन रखना चाहते हैं। ये प्योरली एक मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू है। तो उसके आधार पर हम इवन कोई आइटम जो कि स्टॉक में रखा जा सकता था, हम उसको नॉन स्टॉक रखेंगे। जनरली नॉन स्टॉक में हम वो आइटम्स रखते हैं जिनको हम डायरेक्टली कंज्यूम करना चाहते हैं, मतलब हम उनको हमेशा के लिए नहीं रखना चाहते, या जो आइटम केवल एक दो बार ही मंगाते हैं हम लोग। कुछ आइटम जो होते हैं जो हम रेगुलरली यूज आते हैं और उनको हम स्टॉक में मेंटेन भी करते हैं, उनका एक स्टॉक मेंटेन करते हैं। जैसे कि पेन, पेंसिल, ये आइटम्स जो हैं हम हमारे स्टॉक में रखते हैं बहुत सारा और इश्यू करते रहते हैं और नया मंगाते रहते हैं। तो ऐसे आइटम को हम क्या रख सकते हैं, स्टॉक। और जो आइटम को हम डायरेक्टली कंज्यूम करना चाहते हैं, आया और कंज्यूम किया बस, उसको हम कोई ट्रैक नहीं करना चाहते, उसे हम कहते हैं नॉन स्टॉक। सो यहाँ पे आप देखेंगे ये मेंटेन स्टॉक का जो बटन है, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आइटम हो जाता है स्टॉक आइटम, और अगर इस पर क्लिक नहीं है तो ये क्या हो गया, नॉन स्टॉक आइटम। अब थर्ड चीज आती है असेट। असेट वो चीज है, जैसे स्टॉक में भी क्या होता है, जब आपने स्टॉक लिया, आपके पास में सपोज 10 क्वांटिटी आपने स्टोर में लाए और 2 क्वांटिटी आप अभी कंज्यूम करने जा रहे हैं, तो वो जो 2 क्वांटिटी हैं जब कंज्यूम होती है तो वो पूरे के पूरे खर्चे में जुड़ गई, हमारी संस्था के खर्चे में वो पूरा स्टॉक का खर्चा जुड़ गया। लेकिन असेट का मतलब ये होता है कि वो तुरंत सारा का सारा खर्चे में बुक नहीं होता, क्योंकि जैसे कि आज मैं टीवी लेके आया, टीवी को मैंने जैसे ही किसी एक डिपार्टमेंट को दिया, मैंने अकाउंट्स डिपार्टमेंट को मैंने टीवी दिया, तो ऐसा नहीं कि अगले दिन वो जो है अकाउंट्स डिपार्टमेंट उस टीवी को पूरा खा गया, मतलब कंज्यूम कर गया उसको, मतलब अब उसका कोई वैल्यू नहीं बचा, नहीं, उसका वैल्यू नेक्स्ट डे भी है थोड़ा सा, लेकिन क्या हो गया, उसका थोड़ा वैल्यू कम हो गया। जैसे कि 1 साल बाद टीवी की वैल्यू हो सकता है 5,000 रुपये कम हो गई हो, 2 साल बाद देखेंगे तो उस टीवी की वैल्यू 10,000 रुपये कम हो चुकी है। सो ऐसी चीजें जो हमारे संस्था के वैल्यू में कंट्रीब्यूट करती हैं, संस्था की, अगर मुझे कल को पूछा गया कि संस्था के पास में कितने रुपीज वर्थ एसेट्स अवेलेबल हैं, तो मुझे उस टाइम पे इन्हीं एसेट्स की वैल्यू को टोटल करके बताना होगा। तो ये एक तरह से खाया पिया वाली चीज नहीं है। खाया पिया मतलब जो सब्जी आई, सब्जी को हमने खा लिया, खत्म, कंज्यूम, खर्चे में आ गया वो, कि हमने इतना खर्चा कर दिया सब्जियों का बस। लेकिन टीवी को हम खर्चे में नहीं बोलते, टीवी को हम बोलते हैं, आज भी हमारे पास टीवी रखा हुआ है, लेकिन पिछले 1 साल की अगर हम बात करें तो तब 50,000 रुपए का था, अब हमारे पास 40,000 रुपए का बचा है, तो 10,000 रुपए का खर्चा हुआ है बस।
तो अभी भी 40,000 रुपये का हमारे पास क्या बचा हुआ है, वो एसेट बचा हुआ है। तो हमारी संस्था की जो वर्थ है उसमें वो कंट्रीब्यूट करेगा, तो इसे कहते हैं एसेट। तो आइटम में आप जब जाएंगे तो यहाँ पर अभी इसमें ऑप्शन नहीं दिखा रहा, बट जब शुरुआत में जब बनाते हैं आइटम कोड, सपोज मैं आइटम कोड पे गया, यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ एक बटन मिलेगा आपको, इज फिक्स एसेट। इस पे क्लिक करते ही ये आपको ये एसेट कैटेगरी पूछेगा। एसेट कैटेगरी में आपको एसेट की कैटेगरी बतानी पड़ेगी कि कौन से कैटेगरी का एसेट है ये, और जिस कैटेगरी का आप एसेट बताओगे उस कैटेगरी के जो डिप्रिशिएशन के तरीके हैं और जो हमने वहाँ पर वैल्यू सेट कर रखी है डिप्रिशिएशन की, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। हरे कृष्ण मूवमेंट कंपनी के लिए हमने ये वाला अकाउंट लेजर, ये अकाउंटिंग का पार्ट है बेसिकली। सो ये फिक्स एसेट अकाउंट ये सेट कर रखा है, एक्यूमुलेटेड डिप्रिशिएशन का अकाउंट सेट कर रखा है, डिप्रिशिएशन का अकाउंट सेट कर रखा है, और ये डिप्रिशिएशन मेथड और टोटल नंबर ऑफ डिप्रिशिएशन फ्रीक्वेंसी। सो डिप्रिशिएशन के रिगार्डिंग जितनी भी इंफॉर्मेशन एप्लीकेबल होती है उस कैटेगरी ऑफ एसेट्स में किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में, वो सब कुछ हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि जब हम ये आइटम जब परचेस करेंगे और जब हम इसकी GRN या परचेज रिसीट बनाएंगे, बनाते ही ऑटोमेटिकली ये सब इंफॉर्मेशन के बेसिस पे ऑटोमेटिकली एसेट में वो डिप्रिशिएशन की जो इंफॉर्मेशन है उसको फिल कर देगा। सो ये प्योरली एक अकाउंटिंग का पार्ट है। सो अगर आपका एसेट है वो आइटम, तो आपको एसेट कैटेगरी भी बताना पड़ेगा। ऊपर एक और बटन है, ऑटो क्रिएट एसेट्स ऑन परचेस। इसका मतलब है कि हम जैसे ही उसके GRN बने या परचेज रिसीट बने, इमीडिएटली क्या उसका एसेट ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाना चाहिए या नहीं, वेरी सिंपल। और जब ऑटोमेटिकली भी क्रिएट होगा तो ड्राफ्ट में क्रिएट होगा बेसिकली, और ड्राफ्ट में क्रिएट होने के बाद में अकाउंट्स को उसे रिव्यू करना है। जैसे कि एसेट में भी आपको कुछ मिल जाएंगे जो ड्राफ्ट में, ये देखिए, तो ड्राफ्ट में ये ऑटोमेटिकली बने हुए हैं। अब अकाउंट्स का काम है इसको रिव्यू करके इसकी सारी चीज़ों को, डिप्रिशिएशन, वैल्यू, सब चीज़ें सारी वेरीफाई करके एंड देन फिर उसको सबमिट कर सकते हैं। जब वो सबमिट कर देंगे तो उसके बाद में ये अपने आप जो है बुक होता रहेगा, इसका डिप्रिशिएशन बुक होता रहेगा। सो ये मोर और लेस ये अकाउंटिंग का पार्ट है। सो इवन अगर आप इसको नहीं भी समझ पाए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये अकाउंटिंग का पोर्शन है। सो ये हुआ स्टॉक, नॉन स्टॉक एंड एसेट। और व्हेन एंड हाउ टू डिसाइड ऑन न्यू आइटम कोड्स, एक में इंपॉर्टेंट चीज जो कि हम ऑलरेडी पहले तो डिस्कस कर चुके हैं स्टॉक नॉन स्टॉक की, तो लेकिन एक और हम चीज डिस्कस करेंगे। जैसे कि कई बार क्या होता है कि हमें कोई एक पूरा बड़ा प्रोजेक्ट चलाना है, सपोज 4-5 रूम्स बनाने हैं, आश्रम का एक एक्सटेंशन, कुछ एरिया हमें रूम्स बनाने हैं। तो उस प्रोजेक्ट में बहुत सारी चीज़ें लगने वाली हैं, छोटी छोटी चीज़ें, कुछ सीमेंट, कुछ उसके अंदर ब्रिक्स, कुछ सिविल की कुछ चीज़ें होती है, मतलब वेराइटीज ऑफ चीज़ें। अगर आप बात करें तो उन्हीं केवल 3-4 रूम्स में आप देखेंगे कि आपको वहाँ पर कम से कम हो सकता है 200-300 के आसपास आइटम्स जो हैं वहाँ पर लगेंगे। अब 200 और 300 आइटम्स जो है वो बनवाना केवल 1-2 रूम के लिए, और बस केवल उसी टाइम वो काम आएंगे वो आइटम कोड, बार बार वो काम भी नहीं आएंगे, तो वो चीज़ जो है वो हमारे लिए बड़ी कॉम्प्लिकेट हो जाती है। तो कि हम इतने सारे आइटम कोड कैसे बनाएं। सो ऐसे केसेस में हमें क्या करना चाहिए, हमें केवल एक सिंगल आइटम कोड बनाना चाहिए, और वो आइटम कोड का नाम क्या होना चाहिए, जो उस प्रोजेक्ट का नाम है। जैसे कि एक एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बोलूँ तो 2nd फ्लोर आश्रम एक्सटेंशन प्रोजेक्ट, सिंपल एक आइटम कोड बनाना है। और जब भी हम MRN बनाएंगे, उस वर्क के रिलेटेड कुछ भी MRN जब बनाएंगे, तो उस MRN के डिस्क्रिप्शन में हम वहां पर पूरा मेंशन कर देंगे कि इसके अंदर हमने इतने किलो ये कील मंगवाई, इतने ग्राम कील्स मंगवाई, इतना सब ये कुछ और जो सिविल इंजीनियरिंग की जो चीज़ें होती हैं वो सब चीज़ें, ब्रिक्स मंगवाई, इतना ये मंगवाया, ये सब सारी चीज़ें हम वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर सकते हैं। केवल एक प्रोजेक्ट कोड यूज करेंगे और उसके साथ में हम एडिशनल डिस्क्रिप्शन में उन सारी चीज़ों को मेंशन कर सकते हैं। अब ये हम कैसे डिसाइड करें कि हम एक ही प्रोजेक्ट का नाम रखें। ऐसे तो हम ये भी बोल सकते हैं कि सपोज जोधपुर एक सेंटर है और पूरे जोधपुर को अब इसके केवल एक ही आइटम कोड बना दो, जोधपुर वर्क, दैट्स ऑल। अब जोधपुर में जो भी होता है वो सब उसमें डाल देंगे हम, तो ऐसा नहीं। इसके लिए हमें समझना है कि जहाँ हम एनालिसिस चाहते हैं देखना,
सेग्रीगेट करके चीज़ों को, वहाँ पर हमें आइटम कोड्स को भी सेग्रीगेट रखना है। जैसे कि मुझे अगर उसी प्रोजेक्ट में ये भी ट्रैक करना है कि कितनी सीमेंट लगी, कितनी ब्रिक्स लगी, ये दो चीज़ें मैं अलग अलग देखना चाहता हूँ, बाकी चीज़ें मैं नहीं देखना चाहता। बाकी पूरा बल्क में जो भी है खर्चा उसको एक साथ बुक करो, ताकि मैं कल को मैं ये देख सकूँ कि कितना हमने सीमेंट कंज्यूम किया, कितना हमने ब्रिक्स कंज्यूम किया। तो इसके लिए फिर आपको 3 आइटम कोड बनाने पड़ेंगे। आप सिंपल सा बना लो, सपोज 2nd फ्लोर आश्रम ब्रिक्स, 2nd फ्लोर आश्रम सीमेंट, 2nd फ्लोर आश्रम कंस्ट्रक्शन एक्स्ट्रा, इस तरह से करके 3 आइटम कोड बना लिए और तीनों में उस खर्चे को अलग अलग बुक करते गए। ताकि हमने ये 2 आइटम कोड अलग अलग क्यों किए, ब्रिक्स का एंड सीमेंट का, ताकि हम कभी भी उन 2 आइटम कोड्स का जहां पर भी परचेस ऑर्डर बना है, परचेस इनवॉइस बना है, हम उसको ट्रैक कर सकते हैं अलग से। सो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि क्या हम ट्रैक करना चाहते हैं, किस लेवल ऑफ डेप्थनेस तक हम उसकी स्क्रूटनी करना चाहते हैं, जो भी हमारा कंजम्पशन खर्चा हुआ है उसको किस लेवल तक हम जाके उसको एनालिसिस करना चाहते हैं, उस लेवल तक हमें आइटम कोड्स में जो है वो डिफरेंशिएशन करना है। और अगर हमें डिफरेंशिएशन बिल्कुल भी नहीं करना है, अगर हमें पूरा का पूरा जोधपुर ही एक साथ रखना है, तो हम बना सकते हैं एक ही आइटम कोड, जोधपुर वर्क फिनिश्ड। लेकिन ऐसा जनरली नहीं होता, हम सब थोड़ा सेग्रीगेटेड चाहते हैं पूरा देखना। और जहां पर सेग्रीगेटेड नहीं देखना है कि जस्ट केवल किसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया और एक रूम बनवाना है, अब उसमें हमें एक एक चीज का आइटम कोड बनवाने की जरूरत नहीं, केवल रूम का नाम और वो प्रॉपर उसमें आइटम कोड में सही से नाम उसका मेंशन कर देंगे एंड वो सफिशिएंट है। और ऑब्वियसली ये जो चीज होगी ये नॉन स्टॉक होगी, क्योंकि वो जो प्रोजेक्ट है वो कोई स्टॉक नहीं है। तो इस तरह से हम आइटम कोड्स कौन सा बनाना है और कौन सा नहीं बनाना है ये हम डिसाइड कर सकते हैं। सो कहाँ हमें प्रोजेक्ट को प्रायोरिटी देनी है, मतलब एक प्रोजेक्ट का एक ही आइटम कोड बनवाना है, और कहाँ हमें अलग अलग आइटम कोड्स बनवाने हैं, इसकी क्लैरिटी हम ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आइटम ग्रुप, जिसके बारे में मैंने पहले ही बताया कि आइटम ग्रुप इसलिए नेसेसरी होते हैं, ये भी हमारे ऊपर ही डिपेंड करता है हम कितने आइटम ग्रुप्स रखना चाहते हैं। और ये प्योरली डिपेंड करता है इसी पर कि हम कितना डिफरेंशिएट करना चाहते हैं अलग अलग चीज़ों में। जैसे कि बीबीटी के आइटम कोड अलग होने चाहिए और बुक्स के अलग होने चाहिए या स्वीट्स के अलग होने चाहिए, ताकि मैं कल को केवल स्वीट्स पर जब क्लिक करूं तो केवल स्वीट्स के अंदर जो आइटम्स हैं केवल उन्हीं की लिस्ट मुझे दिखे और उन्हीं का कंजम्पशन मैं देखूं। सो ये हमारे ऊपर है प्योरली कि हम कितने आइटम ग्रुप रखना चाहते हैं। ये भी इसका भी क्राइटेरिया यही है कि हम किस लेवल की स्क्रूटनी चाहते हैं। अगर हम यही देखना चाहते हैं कि पूरा का पूरा जोधपुर में कितना खर्चा हुआ, हमें कोई मतलब नहीं है कि बीबीटी का कितना हुआ, बेकरी का कितना हुआ, अगर हमें अलग अलग इससे कोई मतलब नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, फिर हम केवल एक ही आइटम ग्रुप बनाएंगे, जोधपुर आइटम्स, सिंपल। लेकिन अगर हमें देखना है कि बेकरी का कितना हुआ, बीबीटी का कितना हुआ, तो हम बीबीटी का आइटम ग्रुप अलग बनाएंगे, बेकरी अलग बनाएंगे एंड उस तरह से फिर हम एनालिसिस करेंगे। सो ये प्योरली हमारे ऊपर डिपेंड करता है। देन है सेटिंग सीरीज। जब भी कोई आइटम कोड जब नया क्रिएट होता है आइटम क्रिएशन रिक्वेस्ट से, सो उसमें वो ऑटोमेटिकली एक आइटम जो नया जो आइटम जब जनरेट होता है तो उसको एक आइटम कोड वो अलोकेट करता है। तो उसको क्या आइटम कोड मिलेगा उस आइटम को, ये हमने एक इसके अंदर सेटअप किया हुआ है ERP के अंदर। आप किसी भी आइटम ग्रुप में जब जाएंगे तो वहां पर आपको आइटम कोड सीरीज के नाम से एक फील्ड मिलेगा। ये आइटम कोड सीरीज के नाम का जो फील्ड है इसमें सेट नहीं है। मैं कोई दूसरा आइटम ओपन करता हूं। राइट, सो आइटम कोड सीरीज, इसमें आप यहां पर कोई भी एक सीरीज सेट कर सकते हैं आपके हिसाब से, आप कुछ भी उसको नाम दे सकते हैं। ये जो वर्क है ये ओनली जो आइटम कोड जो क्रिएट करते हैं जो एडमिन, उनके पास में ये राइट्स रहेगा। तो आप यहाँ पे कोई भी कोड सीरीज सेट कर सकते हैं। जो सीरीज सेट करेंगे उसके बाद ये क्या करेगा, जब भी आइटम कोड का रिक्वेस्ट जब नया आया है और आप क्रिएट करने के लिए उसको प्रोसेस करेंगे तो ये इस आइटम कोड को उठाएगा और ये वहाँ पर ढूंढेगा उसमें आइटम्स में कि ऐसे सीरीज का कोई आइटम है क्या हमारे पास ऑलरेडी, मतलब कहाँ तक पहुँच चुका है। जैसे कि इसके आइटम्स पे मैं जाता हूँ तो इसके आइटम्स जो हैं वो लास्ट 203 तक पहुँच चुके हैं। सो अब जो अगला आइटम जो बनेगा उसको क्या कोड देगा, LICN 0204।
तो इस तरह से करके ये अलग अब ये अपने आप डिसाइड कर लेता है नेक्स्ट आइटम कोड इसको क्या देना है। तो हम जो भी आइटम ग्रुप्स हैं उनमें एक आइटम कोड सीरीज सेट कर सकते हैं, उस सीरीज को हम यूज करते हुए हम नए आइटम्स क्रिएट कर सकते हैं। एंड आइटम क्रिएशन रिक्वेस्ट, ये एनीवे यूजर्स जो है उसकी रिक्वेस्ट दे सकते हैं, और जो भी यूजर्स रिक्वेस्ट देते हैं वो सारा यहाँ पे आइटम नेम, आइटम ग्रुप, ये स्टॉक है कि नहीं, एसेट है क्या, या सेल्स आइटम है क्या, यूनिट ऑफ मेजर क्या रहेगा, रिमार्क्स पर्पज, और आइटम टेक्स्ट टेम्पलेट वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ भी टेक्स्ट उस पर लगने वाला है तो उसमें कौन सा रहेगा, GST 1825 लाइक दैट, हम पूरा यहाँ पे मेंशन करके एंड देन इसको हम सेंड कर देंगे। और जो आइटम क्रिएट करने वाली जो टीम है दे विल टेक केयर ऑफ द फर्दर प्रोसेसेस, एंड वो आपका आइटम जब क्रिएट कर देंगे तो आपको एक मेल प्राप्त होगा और आपके पास में आपका आइटम मिल जाएगा। सो ये कुछ बेसिक डिटेल्स थी आइटम क्रिएशन और आइटम के बारे में। हरे कृष्णा।